हाँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है, अपने ओरिजिनल रास्ते से डिफ्रैक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट हो जाना, डिफ्रैक्ट हो जाना, डेविएट हो जाना। ये सब शब्द आप सुन चुके हैं पहले से, ठीक है। लाइट का चैप्टर इवन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाती है तो मुड़ जाती है, एयर से वाटर के अंदर जाती है तो मुड़ जाती है, और जो भी चीज़ उसको मोड़ता है उसकी मोड़ने की एक ताकत होती है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी आप पढ़े होंगे। ओके, हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दूसरे मीडियम में जाने से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहाँ पर? वैक्यूम में। लेकिन वो वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। समझ रहे? 3 × 10⁸ से कम। स्पीड कम होने का मतलब है कि वो थोड़ा डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को आप लोग रिफ्रैक्शन भी बोलते हो, डेविएशन भी बोलते हो, ठीक है। समझ आया? इसी का हमने थोड़ा फ़ायदा उठाया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट को अगर हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोप के सामने रख दें, स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब जो उसको मोड़ सके, ठीक है, तो वो लाइट अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती है, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ती है। फिर से, जिसका वेवलेंथ छोटा होता है, क्या? जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वो कम मुड़ती है, ज़्यादा मुड़ती है? वो थोड़ा सा मुड़ती है, ठीक है। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा मुड़ता है। समझ आया? रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? कम की ज़्यादा? कम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा मुड़ती है। और वायलेट कलर की लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा मुड़ता है। ये चीज़ याद रहेगा आपको। तो थोड़ा सा वेवलेंथ थोड़ा सा मुड़ेगा, वेवलेंथ ज़्यादा लंबा ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी, आप इसको याद रखेंगे। तो रेड कलर की लाइट बहुत थोड़ी सी मुड़ती है, हल्का सा डेविएट होता है, और ब्लू कलर या वॉयलेट कलर की लाइट बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है, ठीक है। ये याद रहेगा। तो हमको ये लाइट का नेचर मालूम था, तो हमने इसके बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये एक्सपेरिमेंट्स बड़े अजीब टाइप के एक्सपेरिमेंट्स थे। आप जब इसकी हकीकत को समझेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। अब पहचान हम लोग कैसे करते हैं साइंटिफिक तरीके से? क्या चीज़ है जो एक आदमी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कभी मैच नहीं कर सकता? क्या चीज़? उसकी आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे? हाँ, एक शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, चार लोग हो सकते हैं एक शक्ल के, लेकिन एक चीज़ ऐसी रहती है जो हर पर्सन का अलग अलग रहता है, पर्सन टू पर्सन अलग ही रहता है। वो नेचर ने उसको बना के दिया है। और वो क्या चीज़ है? आंसर है उसका फिंगरप्रिंट। समझ रहे हैं? हाथ के निशान। क्या किसी दो पर्सन के फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं? बोलिए, कभी नहीं हो सकते। इसी तरह आंख का रेटिना, रेटिना भी अलग अलग होता है। रेटिना भले मैच कर जाए लेकिन फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं करती। दो पर्सन का अलग अलग ही रहता है। इसलिए आप देखते हैं कभी भी कोई जुर्म होता है तो पुलिस मुजरिम को कैसे पकड़ती है? बाय फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स सबके यूनिक होते हैं, वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको सरकारी दस्तावेज में अंगूठे लगवाए जाते हैं। साइन एक दूसरे का सब कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स यूनिक रहता है, अलग अलग रहता है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से पर्सन टू पर्सन आइडेंटिटी अलग अलग होती है, किसकी वजह से? फिंगरप्रिंट की वजह से। तो हम पहचानते हैं कि ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी है, क्योंकि हर एक के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स के अंदर भी ये खूबी होती है कि हर एक एलिमेंट अलग अलग होता है। अब उसके फिंगरप्रिंट्स क्या हैं? जिस तरह से हम अपने फिंगरप्रिंट्स निशान लगा लेते हैं, हाथ में स्याही लगा के कागज़ पे अपने निशान लगा देते हैं फिंगरप्रिंट्स के, फिंगर के, तो वो हमारा यूनिक रहता है, अलग अलग रहता है। इसी तरह से एलिमेंट्स भी अपने पास एक फिंगरप्रिंट्स रखते हैं अपने अंदर, जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से भिन्न बनाता है, अलग अलग बनाता है, और वो चीज़ किसी दूसरी एलिमेंट की नहीं होती। यानी दो एलिमेंट की सेम नहीं हो सकती, अलग अलग ही होती है, ठीक है। और वो फिंगरप्रिंट्स है लाइट।
क्या? लाइट। एक एलिमेंट्स अलग कलर की लाइट निकालता है, दूसरा एलिमेंट अलग कलर की लाइट निकालता है। समझ आ रही बात? आया या नहीं आया? हाँ, ये बड़ी अजीब सी चीज है कि एलिमेंट्स क्या कर सकता है। एलिमेंट्स किससे बनता है? एटम या मॉलिक्यूल से। तो आप एटम और मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो, कंपाउंड भी बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो एक एलिमेंट एक कलर की लाइट निकालता है, दूसरा एलिमेंट उस कलर की लाइट नहीं निकाल सकता, वो एक अलग कलर की लाइट निकालेगा। समझ रहे? तीसरा एलिमेंट अलग कलर की लाइट निकालेगा, चौथा एलिमेंट अलग कलर की लाइट निकालेगा। 180 एलिमेंट है, 180 तरह की लाइट निकालेंगे। कोई भी एक दूसरे का फोटो कॉपी नहीं करता। ये एलिमेंट की फिंगरप्रिंट्स कहलाती हैं। समझ रहे हैं? और ये एक बड़ी अजीब चीज है जो विश्वास करने योग्य नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इसको ऑब्जर्व करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हर एक एलिमेंट से आने वाली लाइट अलग अलग कलर की होती है। जिस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है, इसी तरह से एलिमेंट से निकलने वाली लाइट भी अलग अलग कलर की होती है। इसलिए हमने उसको फिंगरप्रिंट्स मान लिया एलिमेंट्स पहचानने के लिए। और अब जितने एलिमेंट्स के नाम रखे जाते हैं, नए नए एलिमेंट्स खोजे जाते हैं, वो किसके बेसिस पर खोजे जाते हैं? कलर्स के बेसिस पर, लाइट के बेसिस पर। समझ रहे हैं? अगर डिफरेंट कलर की लाइट आएगी तो हम मान लेंगे ये एक नया एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग कलर की वजह से अलग अलग एलिमेंट्स के नाम रखे गए और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई कलर्स की वजह से। समझ में आ रही मेरी बात? कैसे डिस्कवरी हुई? कलर्स की वजह से। अब ये लाइट कैसे बनाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, कैसे निकलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। हर एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से बनता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब हम बाहर से उसको एनर्जी देते हैं, किसी एलिमेंट को, किसी मटेरियल को, एनर्जी देने का मतलब किसी भी रूप में आप उसको एनर्जी दे सकते हैं। धूप में रख दीजिए, सनलाइट आएगी, एनर्जी दे देगी, हीट दे देगी। समझ रहे हैं? आप कोई लाइट चालू कर दीजिए, बल्ब चालू कर दीजिए, बल्ब से भी एनर्जी निकलेगी, लाइट एनर्जी, एलिमेंट्स को एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। लाइट एनर्जी किसी भी फॉर्मेट में उसको दे सकते हैं। गर्म कर दीजिए, हीट एनर्जी उसको मिल जाएगी। किसी भी फॉर्मेट में एनर्जी आप दीजिए, एनर्जी जब एटम या मॉलिक्यूल तक पहुंचेगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं सर्कल में, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स तक एनर्जी जब पहुंचती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। एक्साइटेड समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर के अपने एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर अगले नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में। जितनी ज़्यादा उनको एनर्जी मिलती है या जितनी ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी एनर्जी होती है? ये हीट एनर्जी। समझ रहे हैं? अब देखिए, आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब हम बोहर का मॉडल पढ़ेंगे, कि एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट शब्द तो हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है, उस ऑर्बिट में रहने के लिए उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी लगती है, ठीक है, और वो उसकी मिनिमम एनर्जी होती है। दुनिया की हर चीज अपनी मिनिमम एनर्जी के लेवल पे रहना चाहती है, हम और आप सब कोई, ठीक है। अगर एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हम वहाँ रहना ही पसंद नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह रहता है, इस ऑर्बिट में रहता है, उसको एनर्जी कम लगती है, बाहर से हम गर्मी दे करके, हीट दे करके उसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, वो अगले एनर्जी लेवल में चला जाता है, वहाँ घूमने लगता है, और एनर्जी मिलती है, वो अगले एनर्जी लेवल में चला जाता है, वहाँ घूमता है, लेकिन वो जगह उसके लिए नहीं बनी है। वो कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ वो पहले था। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे गया था, वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बाहर रेडिएट करेगा, और बाहर रेडिएट करने का तरीका ये है कि वो नीचे आ रहा है। एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है? अपने नॉर्मल स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में। तो जब भी वो लौटेगा, यहाँ रहने के लिए एनर्जी कम लगती है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो एब्जॉर्ब कर चुका है, तो उस एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या करता है? बाहर रेडिएट करता है। और बाहर जब रेडिएट करता है, एनर्जी कम होती है, नीचे आ जाता है, और रेडिएट करेगा, और नीचे आ जाएगा, और रेडिएट करेगा, और नीचे आ जाएगा, और अपने ओरिजिनल स्टेट में घूमने लगता है, ओरिजिनल ऑर्बिट में। अब इसने जो एनर्जी रेडिएट किया, बाहर निकाला, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। क्या निकालता है वो? समझ रहे हैं? किस फॉर्म में एनर्जी निकालता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हैं। उसमें अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा रेंज ही विजिबल लाइट का रेंज है, जो हमको दिखता है, बाकी पूरा रेंज हमको आंख से नहीं दिखता। एक छोटा सा रेंज, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 15 रेंज की फ्रीक्वेंसी हम आंख से देख सकते हैं। उसके अलावा जितना लंबा चौड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है, उसमें से किसी को भी हम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो लाइट निकालता है, हम ये कहेंगे वो क्या निकालता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है, ठीक है ना। वो वेव्स किस स्पेक्ट्रम में से कोई भी वेव हो सकती है, यूवी रेस हो सकती है, उधर एक्स रेस, कॉस्मिक रेस, समझ रहे हैं, कॉस्मिक, एक्स रेस
और गामा रेस, पहले गामा आता है, कॉस्मिक, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, फिर विजिबल लाइट, उसके बाद इधर इंफ्रारेड, फिर शॉर्ट माइक्रोवेव्स, फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, इस तरह करके जो पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये पूरी की पूरी रेडिएशंस वो इलेक्ट्रॉन जब आउटर या एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वो रेडिएशन से इमिट करता है। वो रेडिएशन कोई भी रेडिएशन हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से। अगर वो विजिबल लाइट के रेंज वाला होगा तो हमको दिखेगा, हमको कलर्स दिखेंगी आती हुई, और उस रेंज का नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, हमारी आंख सेंस नहीं कर सकेगी, लेकिन दूसरे डिटेक्टर तो उसको सेंस करेंगे ना, समझ रहे हैं। तो हमारे पास मशीन्स हैं, डिवाइस है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये किस रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन एक चीज तो पक्का है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, समझ रहे हैं। और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, और वो कोई भी हो सकती है। विजिबल लाइट होगी तो हम देख लेंगे, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी, किसी दूसरे मशीन से डिटेक्ट करेंगे उसको। ये चीज समझ में आया आपको या नहीं आया? हाँ, अब यही वो बात है जो हर एक एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, डिफरेंट वेवलेंथ्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालता है, और अलग अलग कलर होती है हर एक की। हमारी आंख अगर सेंस कर सकती है तो हम उसको पहचान लेते हैं कलर्स के माध्यम से, और आंख नहीं सेंस कर सकती तो फिर हम डिटेक्टर्स लगाते हैं, उस डिटेक्टर में उसको हम सेंस करते हैं। ये बात याद रहेगी। ओके, तो ये जो स्टोरी है इसी को बोलते हैं इमिशन। क्या बोलते हैं? इमिशन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? यानी लाइट का निकलना, हर एलिमेंट से लाइट निकलता है। आप उसको थोड़ा सा गर्म करो, थोड़ी सी एनर्जी दो, उससे लाइट निकलेगा ही निकलेगा। जैसे लोहे को गर्म कर दो, लोहा लाल हो जाता है कि नहीं? तो लाल आपको दिख रहा है, आपको दिखता है इसलिए आप बोलते हो कि लाइट निकल रही है, इससे कलर दिखता है। अगर वो नहीं दिखता तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे लाइट नहीं दिख रहा है। गर्मी तो फिर भी आती है उसकी ना, अगर थोड़ा सा आप गर्म करिए उस समय तो वो लाल नहीं रहता है, लेकिन हीट तो आती रहती है। आप दूर से ही हाथ रखोगे आपको हीट महसूस होती है, भले वो लाल नहीं दिखता। थोड़ा और गर्म करो तब वो लाल होता है, बहुत गर्म करने पर लाल होता है। लेकिन थोड़ी सी गर्मी में भी हीट निकलती है। हीट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो आंख से नहीं दिखती, लेकिन आपको एहसास तो हो जाता है कि हीट आ रही है, समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आंख उसको सेंस कर सके या ना कर सके, जरूरी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलता है। ये इस बात पर आपको यकीन रखना है। समझ में आई बात या नहीं? और वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी टुकड़ा हो सकता है जो भी स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा है, ठीक है। ये जो स्टोरी है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एलिमेंट का एनर्जी एब्जॉर्ब करना और रेडिएशन बाहर निकालना, दिस फिनोमिना इज नोन एज इमिशन। निकालना, इमिट करना रेडिएशंस को क्या कहलाता है? ये इमिशन कहलाता है। अब अगर मैं इस इमिशन को किसी स्क्रीन में उतार लूं, स्क्रीन में उतारने का मतलब समझ रहे हो? जब किसी एलिमेंट, किसी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकले, उसके सामने मैं फोटोग्राफिक प्लेट रख दूं, स्क्रीन रख दूं, और वो स्क्रीन पर पड़े और वहां पर मुझे कलर दिखने लगे, कलर बैंड। अगर वो विजिबल लाइट की होगी तो कलर बैंड दिखेगा। तो मान लो विजिबल लाइट निकली और हमने उसको स्क्रीन में उतार लिया, हमको अलग अलग कलर दिखने लगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। कलर दिखेगा हमको स्क्रीन में, फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आया ये बात यहां तक या नहीं आया? आया। अच्छा, आप लोग सब रेनबो देखे हैं? रेनबो, रेनबो कैसे बनता है मालूम है? किसके लाइट से रेनबो बनता है? सनलाइट। सनलाइट से कौन से कलर की लाइट आती है? कौन से कलर? वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, विजिबल है, हमको दिखता है। कौन से कलर की लाइट आती है सन से? येलो आती है, बाकी कोई कलर नहीं रहता। अच्छा, रेनबो में कितने कलर दिखते हैं? 7 कलर। भले आप उसको पहचान पाओ या ना पहचान पाओ, 7 रहते हैं। 7 आपको अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग कलर, ये सब मर्ज रहते हैं एक दूसरे में। पहचानिए, एक कलर की बाउंड्री कहां खत्म हुई, दूसरा कलर कहां से शुरू हुआ? क्या वो बाउंड्री दिखती है कि एक कलर यहां पे खत्म हो गया, यहां से दूसरा कलर स्टार्ट हुआ? नहीं, वो लिपा पोता रहता है। एक कलर दूसरे कलर से मर्ज रहता है, ऐसे मिला हुआ, और आप पहचान नहीं सकते कि ये कलर कहां खत्म हुआ, अगला कलर कहां से शुरू हुआ। एक दूसरे से मर्ज रहते हैं, और कब बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक कलर दूसरे कलर में कब चेंज हो जाता है पता नहीं चलता। मर्ज, इनको बोलते हैं मिले हुए कलर, मर्ज कलर। जैसा रेनबो में बनता है। अगर आपने रेनबो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपने रेनबो देखा है, 7 कलर्स। वो कलर किससे बना? सन की लाइट से। सन की लाइट का कौन सा कलर होता है? व्हाइट। बोलिए, जैसे इस बल्ब से कौन से कलर की लाइट आ रही है? व्हाइट। तो सन से जो लाइट आती है उसका कलर क्या? व्हाइट।
व्हाइट कलर जब वाटर के ड्रॉपलेट्स पर पड़ता है, समझ रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब बूंद, नमी जो रहती है ना आसमान में, पानी की बूंद रहती है छोटी छोटी, नमी में जब लाइट पड़ता है तो लाइट डिफ्रैक्ट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। वो छोटे छोटे जो बूंद होती हैं पानी की, ड्रॉप्स होती है, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? प्रिज्म। प्रिज्म से जैसे एक लाइट को आप गुजारो तो प्रिज्म क्या करता है, उसको अलग अलग एंगल पे मोड़ देता है, अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को अलग अलग एंगल पे मोड़ देता है। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ छोटी होती है तो उसको थोड़ा सा मोड़ता है, ठीक है। वायलेट कलर या ब्लू कलर की वेवलेंथ बड़ी होती है तो उसको ज्यादा मोड़ देता है। तो जब लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर सातों कलर है, समझ रहे हैं, जब सातों कलर का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको व्हाइट कलर बोलते हैं। समझ आ रहा है? सातों कलर मिक्स हो जाते हैं तो कौन सा कलर बनता है? व्हाइट। व्हाइट कलर के अंदर सारे कलर्स हैं, तो हम उस कलर को अलग अलग कैसे करते हैं? व्हाइट लाइट मारिए, सामने प्रिज्म रख दीजिए, प्रिज्म से जब ये होकर के जाएगा तो प्रिज्म के अंदर एक ऐसी खूबी है जो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को अलग अलग मोड़ देती है। समझ रहे हैं? अब इसके अंदर तो पैकेट है पूरा, सारे कलर्स हैं, तो जब वो प्रिज्म में से गुजरेगी तो प्रिज्म क्या करेगा? छोटे वेवलेंथ को थोड़ा दबा देगा, ठीक है, ज्यादा वेवलेंथ वाली कलर को ज्यादा दबा देगा, और ज्यादा वेवलेंथ को और ज्यादा दबा देगा। तो जब ये अलग 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 एंगल से दबेंगे तो अलग अलग जगह से निकलेंगे, तो हर कलर हमको अलग अलग दिखता है। समझ आया? यही चीज पानी की बूंद करती है, जो प्रिज्म करता है। पानी की बूंद में से भी जब व्हाइट लाइट गुजरती है और उसके अंदर जाती है तो पानी की बूंद भी क्या करती है? अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को अलग अलग दबा देती है, तो वो अलग अलग रास्ते से निकलते हैं, कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से निकलते हैं, इसलिए हमको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। समझ आया? तो ये खूबी किसकी है? पानी की बूंद की, जैसे प्रिज्म काम करता है। इसको बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोग्राफी। और जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, प्रिज्म हो या पानी की बूंद हो, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है इसका? स्पेक्ट्रोस्कोप। यानी जो व्हाइट लाइट में से अलग अलग कलर को अलग अलग कर दे, अलग अलग एंगल पे दबा के उसको अलग अलग बना दे, अलग अलग दिखा दे, वो स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। यहां तक समझ आया आपको? बोलिए। तो ये क्या चीज है? ये चीज है कि एक तरफ से व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब हुआ और दूसरी तरफ हमको अलग अलग कलर दिख गए, पूरा बैंड दिख गया, कलर का स्पेक्ट्रम दिख गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम बना हमारा अलग अलग कलर का, इसको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इमिट करना, इमिशन मतलब समझ रहे हैं ना, लाइट को इमिट करना, बाहर निकालना, ठीक है। अब थोड़ी सी स्टोरी जो बोर्ड में मैंने नोट की है, इसको आप पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटम में से किस तरह से लाइट निकलती है, और जब हम उसको फोटोग्राफिक फिल्म में उतारते हैं, प्लेट में, स्क्रीन में, तो हमको किस तरह का स्पेक्ट्रम दिखता है। समझ आ रहा है? स्पेक्ट्रम का मतलब समझ रहे हैं ना? कलर को फोटोग्राफिक प्लेट में उतार लो, स्क्रीन में उतार लो, आपको जितने कलर दिखेंगे एक साथ, इनको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। अब एटम से आने वाली ये लाइट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। समझ आया? ओके। द स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू वेरियस कलर। वेरियस कलर मतलब कौन से कलर? अगर व्हाइट लाइट की हम बात करें तो ये कौन से कलर में टूटता है? यही है ना स्पेलिंग? हाँ, विबग्योर। व्हाइट कलर की लाइट की बात करें, सो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट का अलग अलग हो जाना, अलग अलग कलर में बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रा। ठीक है, ओके। इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसको अलग अलग करने के लिए, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। जिस पेपर में उतारेंगे उसको स्पेक्ट्रोग्राफ कहेंगे। ठीक है, ओके। और स्पेक्ट्रोग्राफ लाइक प्रिज्म हो गया, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो गई, ये सारी चीजें डिवाइस है हमारी। ओके, हमने स्पेक्ट्रम को दो तरह से डिवाइड किया है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको दो तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। एक स्पेक्ट्रम वो है जो अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे रेनबो आप देखते हैं, रेनबो में कलर आपको कैसे दिखता है? एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, सब एक दूसरे से मर्ज रहते हैं। आप उसकी बाउंड्री नहीं बता पाओगे कि रेड कलर यहाँ से यहाँ तक है, ग्रीन कलर यहाँ से यहाँ तक है, ब्लू कलर यहाँ से यहाँ तक है, बाउंड्री आप नहीं बता पाएंगे। आपको ये लगेगा कि रेड कलर आया आया आया, फीका हो रहा है, फीका हो रहा है, फीका हो रहा है, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, दूसरी कलर शुरू हो गई, रेड कहाँ खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा। दूसरा कलर फीका है, ये रेड कलर फीका हो रहा है, फीका हो रहा है, कम हो रहा है, दूसरा कलर कम है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, दूसरा कलर गाढ़ा हो गया, फिर दूसरा कलर फीका हुआ, तीसरा कलर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तीसरा कलर शुरू हो गया। ऐसे ही होता है ना, ये समझ रहे हैं? अब ये मैं यहाँ बना के तो नहीं दिखा सकता ना बोर्ड में, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कलर्स कैसे एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ऐसा रेडिएशन
ऐसा स्पेक्ट्रम जब हम फोटोग्राफी प्लेट में उतारते हैं कि एक कलर यहाँ से मर्ज हुआ, दूसरा शुरू हो गया, फिर मर्ज हुआ, तीसरा शुरू हो गया, फिर मर्ज हुआ, चौथा शुरू हो गया, इस तरह का जो लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? यानी आप उसमें बाउंड्री और इनिशियल पॉइंट नहीं बता सकते कि कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, एक दूसरे में कब मर्ज हो गया कब दूसरा पैदा हो गया नहीं पता चलता, मिले रहते हैं। तो ये पूरा आपको कलर दिखता है ऐसे, पूरा कलर, कहीं पे कुछ डार्क ब्राइट नहीं दिखता, पूरा कलर दिखता है, कहीं पे थोड़ा गाढ़ा पतला एक दूसरे से मर्ज। समझ आया? ये वाला स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कब बनता है? जब हम सोर्स कौन सा लें? व्हाइट लाइट, जैसे सन हो गया, सन से आने वाली लाइट, बल्ब से आने वाली लाइट, समझ रहे हैं? और जो भी व्हाइट लाइट के सोर्स हो, व्हाइट लाइट। सोर्स हमको कैसा चाहिए? बोलिए, सोर्स कैसा चाहिए? व्हाइट कलर की लाइट देने वाला सोर्स चाहिए। अब वो सनलाइट भी हो सकता है, बल्ब वाली लाइट भी हो सकती है, ट्यूब लाइट से भी निकलने वाली लाइट हो सकती है। समझ में आ रही बात? जिससे भी व्हाइट कलर आप निकाल सकते हैं, व्हाइट कलर की लाइट हमको चाहिए। व्हाइट कलर के अंदर 7 कलर्स होते हैं। जब आप उसको उतारोगे प्रिज्म से डिफ्रैक्ट होने के बाद जब आप उसको उतारोगे फोटोग्राफी प्लेट में, तो आपको 7 कलर दिखेंगे, मर्ज दिखेंगे। ये कैसा स्पेक्ट्रम बना? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सोर्स क्या है इसके लिए? व्हाइट लाइट। सोर्स क्या है? व्हाइट लाइट। और क्यों 7 कलर दिख रहे हैं? क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, इसलिए वो अलग अलग हो जाते हैं, 7 अलग अलग दिखते हैं। समझ में आई चीज? ओके। अगर मैं व्हाइट लाइट सोर्स की जगह कोई ऐसा सोर्स रख दूं जिसमें से कोई पर्टिकुलर टाइप की कलर की लाइट आती हो, समझ आई बात? कैसी लाइट आती हो? हाँ, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लाइट आती हो, यानी पर्टिकुलर कलर की लाइट आती हो, तो जब आप उसको प्रिज्म से गुजारोगे और उसको इधर प्लेट पे उतारोगे फोटोग्राफी प्लेट में, तो वो जिस कलर की लाइट आ रही होगी, जितने एंगल पर वो कलर मुड़ता है उतने ही एंगल पर आपको लाइन दिखेगी, कलर की लाइन। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर व्हाइट लाइट नहीं ले रहा हूं तो क्या इसके अंदर 7 कलर होगा? नहीं, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट ले रहा हूं, समझ रहे हैं? और जब वो आएगा प्रिज्म में से गुजरेगा, तो प्रिज्म में से कहां जाएगा? प्रिज्म की आदत क्या है? देखिए, यहां पर हमने बनाया है डायग्राम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का। ये है व्हाइट लाइट, ये सनलाइट होगा, बल्ब वाली लाइट होगी, कुछ भी। यहां पर एक स्लिट रखा है, हल्की सी एक पतली सी इसमें छेद की है, ताकि हमको एक सिंगल बीम मिल सके। ये व्हाइट लाइट है ना? कौन सी लाइट है ये? व्हाइट, सिंगल बीम ऑफ व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म में गिराया, ठीक। अब प्रिज्म क्या करेगा? अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग एंगल पर मोड़ता है। समझ आया? रेड कलर की लाइट को ये सबसे कम मोड़ता है, रेड, और वायलेट कलर की लाइट को सबसे ज्यादा मोड़ता है। समझ आया? वायलेट कलर को सबसे ज्यादा, देखो ये लास्ट वाली लाइन कौन सी है? वायलेट, सबसे ज्यादा मुड़ा। कितना मुड़ा? इतना। रेड कलर बिल्कुल अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा मुड़ा, दिख रहा है? ये ओरिजिनल रास्ता ऐसा चला जाना चाहिए था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता लाइट, है ना? तो अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना मुड़ गया? इतना, थोड़ा सा मुड़ा रेड कलर की लाइट। और वायलेट कलर की लाइट कितनी मुड़ी? देखिए, ये यहां तक मुड़ गई, बहुत मुड़ गया वायलेट। इसी तरह से बाकी के कलर्स भी, जैसे इससे थोड़ा कम मुड़ता है इंडिगो, फिर इससे थोड़ा कम मुड़ता है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे ये विबग्योर बनता है। समझ रहे? और ये कंटिन्यूअस बनता है। आप पहचान नहीं पाओगे कि वायलेट कहाँ खत्म हो गया, इंडिगो कहाँ शुरू हुआ, इंडिगो कहाँ खत्म हुआ, ब्लू कहाँ शुरू हुआ। ब्लू, इंडिगो, वायलेट एक जैसे दिखते हैं, ब्लू कलर्स के शेड हैं, ये ब्लू कलर ही है। तीनों का कलर कैसा रहता है? ब्लू। कोई हल्का, कोई गाढ़ा, कोई फीका, कोई बहुत गाढ़ा, इस तरह करके ये है ब्लू ही है तीनों कलर्स। समझ रहे? हल्का चेंजेस रहता है थोड़ा बहुत, तो हम उसके नाम अलग अलग रख देते हैं। इसी तरह से ब्लू कब खत्म होके ग्रीन बन गया, ग्रीन कब खत्म होके येलो में चेंज हो गया, आप नहीं बता पाओगे, सब मिले रहते हैं, मर्ज रहते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको मिलता ही है। मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रिज्म क्या कर रहा है? रेड को थोड़ा दबा रहा है, समझ रहे हैं? येलो को ज्यादा दबा रहा है, ब्लू को और ज्यादा दबा रहा है, इसलिए सब अलग अलग रास्ते से निकल रहे हैं और अलग अलग होके हमको दिख रहे हैं प्लेट पे, ठीक है? तो प्रिज्म का काम क्या है? अगर येलो कलर की लाइट आएगी तो येलो को उसने जितने एंगल पे दबाया है, ये येलो कलर की लाइट को उसने जितने एंगल पर दबाया है, अगली बार भी येलो आएगी तो इतने ही एंगल पर दबाएगा। समझ आए? 10 बार येलो भेजो, हर बार येलो को वो इतने ही एंगल पर दबाएगा। यानी येलो कलर की लाइट अगर प्लेट में यहां पे पड़ती है तो हर बार यहीं पे येलो कलर की लाइट दिखेगी आपको, हर बार। कोई भी सोर्स रखो, येलो हर बार वहीं दिखेगा। आया समझ में या नहीं आया? आया। तो अगर मैं व्हाइट लाइट गिराता हूं, इसके अंदर 7 कलर हैं, 7 आपको अलग अलग एंगल पर
मिलेंगे, 7 कलर्स आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाइट लाइट की जगह अगर मैं एक ऐसा सोर्स ले लूं जिससे सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर की लाइट निकलती हो, जैसे मैंने सोडियम का लैंप लिया, प्लेटिनम का वायर इसमें जलाया, जब भी कोई आप लैंप जलाते हो कौन से कलर की लाइट उसमें दिखती है? येलो। समझ रहे? सोडियम से तो विशेषकर सोडियम लैंप जो होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट के लिए यूज होते हैं, सोडियम लैंप देखें येलो कलर का दिखता है। हमारे यहाँ तो नहीं लगा है, बाहर शहरों में आप देखे होंगे येलो कलर की लाइट जलती है, वो सोडियम लैंप है। तो इसी तरह से हम एक सोडियम की मोमबत्ती जलाते हैं, सोडियम लैंप है ये, और इसमें हमने प्लेटिनम का वायर जलाया, इससे जो लाइट निकली, अब ये व्हाइट लाइट नहीं है, ये कलर की लाइट है। कौन सी कलर? येलो। अब यहां से एक पतली सी बीम से हमने इसको गुजारा, प्रिज्म सामने रखा, तो प्रिज्म क्या करेगा जी? कौन से कलर की लाइट को कितने एंगल पर मोड़ता है? यही इसकी आदत है ना, पर्टिकुलर कलर की लाइट को पर्टिकुलर एंगल पर मोड़ना। अब आने वाली लाइट कौन से कलर की है? येलो। तो वो येलो को जितने एंगल पे मोड़ता था, यहाँ पे भी येलो को उतने ही एंगल पर मोड़ेगा, और जैसा शेड रहेगा येलो कलर का वैसा उतने एंगल पर हमको यहाँ पे दिख जाएगा। और कोई कलर है क्या इस लाइट में? और कोई कलर है क्या? ये व्हाइट लाइट नहीं है, इसलिए कोई दूसरा कलर नहीं है। तो इसमें सिर्फ कौन सा कलर है? येलो। इसलिए जहां पे येलो कलर दिखता था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, वहीं पर हमको येलो कलर की लाइन दिखती है खाली। क्या दिखती है? लाइन। अब ये ऐसे लिपा पोता सा कलर नहीं दिखता कि आप पहचान ना पाओ कौन सा कलर कहां मर्ज हो गया, नहीं, सिर्फ जहां पे येलो कलर बनता था वो वाले इलाके में एक पतली सी येलो कलर की लाइन बन जाती है। लाइन, यहां पर एक पतली सी येलो कलर की लाइन, यहां पे एक पतली सी येलो कलर की लाइन, दूसरी कोई कलर नहीं गई तो आपका स्क्रीन कैसा रहेगा बताइए? अगर कोई कलर नहीं जाता तो स्क्रीन कैसा रहेगा? बोलिए बोलिए, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। कैसा? काली रहेगी, डार्क। वेरी गुड। कैसा रहेगा? मैं बल्ब बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा? पूरा काला। तो जब कोई लाइट ही नहीं जा रही, कोई कलर ही नहीं है, तो ये पूरी स्क्रीन कैसी रहेगी? बोलिए बोलिए, हाँ ये पूरी स्क्रीन कैसे रहेगी? फोटोग्राफिक प्लेट कैसा रहेगा? स्पेक्ट्रम पूरा डार्क रहेगा। इस डार्क में सिर्फ जिस कलर की लाइट आई है, पूरी ब्लैक पट्टी में जिस कलर की लाइट आई है, जिस जगह वो दिखती है कलर, देखिए मेन स्पेक्ट्रम में जो कलर जिस जगह दिखता है, जो कलर जिस जगह डेविएट होकर के दिखता है स्क्रीन में, जिस कलर की लाइट आएगी वो अपनी ही जगह पर दिखेगी। अगर येलो कलर की लाइट जा रही है तो वो कहां पे दिखेगी? यहीं पर, जो हमको मेन स्पेक्ट्रम में जहां येलो दिखता था उसी बैंड में वहीं येलो कलर की लाइन बनती है, क्योंकि प्रिज्म उसको उतने ही एंगल पर मोड़ता है येलो को। समझ में आई बात? इसलिए हमको दो येलो कलर की इसमें छोटी छोटी लाइन दिखती हैं, और सिर्फ लाइन दिखती हैं, बाकी पूरी पट्टी ब्लैक रहती है, डार्क। तो डार्क में आपको एक लाइन यहां दिख जाएगा, एक लाइन यहां दिख जाएगा, दो छोटे छोटे पतले पतले लाइन दिखते हैं येलो के। और ये क्या बताते हैं? देखो भैया, यहां से यहां तक येलो कलर की बाउंड्री है, यहां पूरा क्या कलर था पहले? येलो। तो ये एक बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री, पतली पतली लाइन। स्पेक्ट्रम में तो पूरा था ना, यहां देखिए ग्रीन के बाद येलो हो जाता था, तो इधर ग्रीन आया, ग्रीन खत्म हुआ, येलो शुरू हो गया, पूरा गाढ़ा येलो, फिर क्या होता है? येलो फीका होता जाता है, फिर ऑरेंज शुरू हो जाता है। तो इतनी चौड़ी पट्टी किस कलर की थी? येलो। अब जब सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कलर की लाइट गिराओगे, बाकी कोई कलर है ही नहीं, तो ये पूरा डार्क रहेगा। सिर्फ येलो की एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ ऐसे दिख जाएगी, यानी ये पता चल जाएगा कि ये वाला रीजन किसका था? येलो का। बाकी रहेगा पूरा डार्क, पूरा काला, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ येलो की। समझ में आ रहा है? तो जब इस तरह से हमको स्पेक्ट्रम दिखता है जिसमें एक कलर की लाइन दिखती है पतली पतली, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा। ये कंटिन्यूअस नहीं होता जी, डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ आ रहा है? और यही एक खूबी है, यही खूबी है किसकी? एलिमेंट की। अलग अलग, अगर मैं यहाँ अलग अलग एलिमेंट यूज करूंगा, अभी मैंने क्या यूज किया है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड, तो मुझे कौन से कलर की लाइट दिखी है? येलो कलर। उसका वेवलेंथ 5890 से लेके 5896 एंगस्ट्रॉम तक होता है, येलो कलर का ये वेवलेंथ है। कौन से कलर का? हाँ, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये किस कलर का है? ये येलो कलर। समझ गए? समझ आया? अगर हम ये सोडियम लैंप की जगह कोई दूसरा लैंप यूज करते, जैसे पोटेशियम का कोई मटेरियल में यूज करता, चाहे मैं पोटेशियम एलिमेंट यूज करता या पोटेशियम का कोई कंपाउंड यूज करता, पोटेशियम लैंप यूज करता, तो पोटेशियम से फिर येलो कलर की लाइट नहीं निकलती, उससे ब्लू कलर की लाइट निकलती है। तो ये कलर बैंड हमको कहाँ पे दिखता है? ये लाइन जहाँ पे ब्लू बनता है, ये यहाँ पे ब्लू बनता है, तो ये थोड़ा सा, अगर ये येलो है तो येलो से नीचे ब्लू बनता है, ग्रीन, फिर नीचे ब्लू, तो ये और नीचे मुड़ जाता, इसको और मोड़ता, और मुझे नीचे ब्लू कलर की लाइन दिखती। आया समझ? ये बात मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही? बताइए क्या समझ में आ रहा है? बोलो। बताओ।
क्या समझ में आया, क्या चल रहा है, पिक्चर क्या है? व्हाइट लाइट के अंदर सातों कलर होते हैं और अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग। देखिए अगर मैं एलिमेंट चेंज करता जाऊं यहां तो उससे निकलने वाली लाइट भी अलग अलग हो। यही तो मैं शुरू में बता रहा था कि हर एलिमेंट से अलग अलग कलर की लाइट आती है, वही तो उसका फिंगरप्रिंट्स है, तभी तो हम उस एलिमेंट का नाम अलग रखते हैं। इससे देखो येलो कलर की लाइट दिखी तो नाम क्या रख दिया एलिमेंट का? सोडियम। ब्लू कलर की लाइट दिखी उस एलिमेंट का नाम पोटासियम। कोई और कलर की लाइट दिखी उस एलिमेंट का नाम कुछ और। समझ आया? तो यहां से ये सोडियम है तो हमेशा कौन सी कलर दिखाएगा? येलो। पोटासियम रखूंगा हमेशा कौन सा कलर दिखाएगा? ब्लू। इसी तरह कोई और एलिमेंट रखूंगा तो अलग कलर दिखाएगा। तो यहां अलग अलग कलर किसकी वजह से हो रहा है? एलिमेंट की वजह से। इसलिए हर एलिमेंट का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, क्या? कलर ऑफ लाइट। समझ आए? वो एक पर्टिकुलर टाइप की ही लाइट हमको बाहर निकालेगा और इसी एक्सपेरिमेंट से हम पहचानते हैं कि ये एलिमेंट कौन होगा, कौन सी कलर की लाइट दिखेगी। ये तो पूरा ब्लैक स्ट्रिप है ना, पूरी डार्क। उस डार्क में जो पर्टिकुलर कलर हमको दिख जाएगी और जिस बैंड में दिखेगी, अलग अलग कलर का रीजन अलग अलग है। वायलेट का होगा तो कहां दिखेगा? यहाँ सबसे नीचे दिखेगा, सबसे नीचे ए यहाँ पे मुड़ेगा वायलेट। समझ रहे हैं? तो यहाँ हमको दिखेगा पूरी ब्लैक डार्क पट्टी में यहाँ एक लाइट दिख जाएगी वायलेट कलर की, तो हम उस एलिमेंट का कुछ नाम रख देंगे। आ रहा है मेरे बात समझ या नहीं आ रहा? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं एलिमेंट चेंज करता जाऊं तो उससे निकलने वाली लाइट भी अलग अलग होगी और हम उसको यहाँ स्क्रीन में इस तरह से पहचानते हैं। हमको पता है कि इस पूरी बैंड में कहाँ पे कौन सा कलर आता है, यहाँ से हमको पता है। ये ऐसे जब हम बनाते हैं इसको स्ट्रिप में तो यहाँ नीचे कौन सा कलर आता है? हाँ, फिर यहाँ किसका रीजन है? इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और उसके बाद रेड। हर एक का कितना कितना बैंडविड्थ है, कितना कितना चौड़ाई तक है, ये पूरा एक साथ कलर रहता है ना, यहाँ लाइन नहीं है, ये पूरा मर्ज रहते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे रेनबो दिखता है। तो हमको हर एक का बैंड पता है कि कितने चौड़ाई पे येलो रहेगा, कितने चौड़ाई पे ऑरेंज रहेगा, कितने चौड़ाई पे रेड रहेगा। तो हमको पता है कि कहाँ पे कौन सी लाइट आती है। ठीक है, अब यहाँ मैं एलिमेंट बदलता जाऊँ तो उससे निकलने वाली लाइट भी अलग अलग होती जाएगी। समझ में आया? और हमको उसी रीजन में वो लाइट दिखेगी जहां मेन स्पेक्ट्रम में दिखता था, लेकिन अब पूरा इकट्ठा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखता। कैसा दिखता है? लाइन। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। यहां तक समझ में आया? तो ये दो तरह के स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? जब सोर्स कैसा हो? व्हाइट लाइट। ठीक है, इधर ध्यान दो। सोर्स कैसा होना चाहिए? व्हाइट लाइट। तो आपको सातों कलर दिखेंगे कंटिन्यूअसली, पूरा इकट्ठा, एक दूसरे से मर्ज। ईच कलर मर्जेस इनटू ईच अदर। ठीक है, और जब हम सोर्स चेंज कर देंगे, व्हाइट लाइट सोर्स नहीं है, कोई दूसरे एलिमेंट रखते जाएंगे, अलग अलग मेटल्स जलाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स यूज करते जाएंगे, तो फिर आपको कलर्स भी कैसे दिखेंगे? अलग अलग। और किस फॉर्म में? लाइन के फॉर्म में। आया यहां तक समझ या नहीं आया? बोलिए, क्लियर है? ओके, तो इसी को बोलते हैं, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। लाइट इमिट हो रही है, आपको उधर इमिटेड रेडिएशंस दिखते हैं। दिस इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। दो तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस और एक लाइन स्पेक्ट्रा। ये हुआ इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए, व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स पास डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म। सोर्स और प्रिज्म के बीच में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? सोर्स है और सोर्स से जो भी लाइट निकल रही है उसको डायरेक्ट किस में गिरा रहे हैं हम लोग? प्रिज्म में। प्रिज्म से डेविएट होकर के अलग अलग कलर हमको दिखती है। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर मैं सोर्स और प्रिज्म इसके बीच में कोई दूसरा सोर्स रख दूं, अब ये लाइट आ रही है ना व्हाइट कलर की लाइट, अगर मैं यहाँ कोई दूसरी मटेरियल रख दूं, कोई एलिमेंट रख दूं, कोई सॉल्यूशन रख दूं, तो वो यहाँ से आने वाली लाइट व्हाइट लाइट है, मतलब सातों कलर है। अगर यहाँ पर मैं कोई सॉल्यूशन रख दूं तो ये व्हाइट लाइट जब इसमें जाएगी तो ये अपने पसंद के कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, बची कुची लाइट भेज देगा। समझ में आ रहा है? तो वो वाला स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उसमें क्या होगा जी? देखिए, ध्यान से देखिए, हमने अभी आपको बताया सोडियम क्लोराइड कौन से कलर की लाइट निकालता है? येलो कलर की लाइट। तो वो येलो कलर एब्जॉर्ब भी करता होगा। जो एलिमेंट, जो एटम जिस कलर को एब्जॉर्ब करेगा वही कलर ना बाहर निकालेगा। समझ में आई बात? सोडियम येलो कलर क्यों बाहर निकालता है? क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी क्या किया था? येलो किया था। पोटाशियम ब्लू कलर क्यों निकालता है बाहर? क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी क्या किया होगा? ब्लू कलर किया होगा। यहां तक समझ में आया बात? अब देखो, ये व्हाइट लाइट है और ये प्रिज्म है। अगर मैं इन दोनों के बीच एक सॉल्यूशन रख दूं सोडियम क्लोराइड का बना के,
कौन सा सॉल्यूशन बना के? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या करेगा? ये उसको एनर्जी मिली, लाइट मिली, तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सी कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा? सोडियम, येलो। तो व्हाइट लाइट में तो सातों कलर है, सातों कलर में से उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया? येलो। तो जब यहां आपको ये स्क्रीन में दिखेंगे कलर्स, तो यहां कौन से कलर दिखेंगे? येलो छोड़ के पूरे दिखेंगे। वेरी गुड, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बीच में कोई मीडियम रखता हूं तो वो मीडियम, उसको लाइट मिलेगी, लाइट यानी हीट एनर्जी मिलेगी, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, कर लिया, और बाकी को नहीं करेगा, जाने देगा। तो बाकी अगर चले जाएंगे तो सब कलर दिखेंगे, कौन सा नहीं दिखेगा? येलो नहीं दिखेगा। तो येलो की जगह क्या दिखेगा आपको? डार्क, ऐसा। ये समझ आया? आया कि नहीं आया? इधर ध्यान दो जी। बालक काहे हंस रहा है? बहुत हंसी आ रही है। हाँ जी, यहां क्या दिखेगा? येलो की जगह डार्क दिखेगा, और बाकी पूरा कैसा दिखेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस पूरा। हर कलर की लाइट दिख रही, सिर्फ येलो की जगह डार्क है। तो हम क्या समझ जाएंगे? जो चीज बीच में रखे हैं वो कौन सी कलर की लाइट एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता होगा? येलो। तो उसका कुछ नाम रख देंगे, येलो वाला। जैसे सोडियम, अगर मैं बीच में पोटेशियम का सॉल्यूशन रख दूं तो वो कौन सी लाइट खा जाएगा? ब्लू कलर की। तो जहां ब्लू आती है वहां क्या हो जाएगा? डार्क। बाकी पूरा कलर दिखेगा हमको, हर कलर दिखेंगे, ब्लू गायब हो जाएगा, वहां डार्क हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे ये कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है या निकाल सकता है? ब्लू कलर की। तो उसका कुछ नाम रख देंगे। तो ऐसा भी करके हम पहचानते हैं। वो जो स्पेक्ट्रम बनता है जहां हमको पूरे कलर दिखते हैं, एक आध गायब रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा है? इसमें तो सारे कलर हम दिख रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें शर्त क्या है? सोर्स और प्रिज्म, इसके बीच में कुछ मटेरियल नहीं रखना, नहीं तो एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ लाइट। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। और अगर कुछ रख दिए तो एब्जॉर्ब कर लेगा। वो कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां तक समझ गए जी? अब आप इसको पढ़ के देखें। When the radiation emitted from some source passed directly through the prism and then received on the photographic plate, the spectrum obtained is called emission spectrum. Depending upon source of radiation, emission spectrum mainly two types. यानी सोर्स कैसा रख रहे हो? व्हाइट लाइट का सोर्स रख रहे हो कि कोई अलग कलर का सोर्स रख रहे हो, उसके हिसाब से आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। व्हाइट लाइट रखोगे तो सातों कलर मर्ज होकर दिखेंगे, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट की जगह अगर डिफरेंट एलिमेंट कोई दूसरा यूज करो जिससे पर्टिकुलर कलर की लाइट निकलती है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ लाइन, और बाकी पूरा स्ट्रिप कैसा रहेगा? डार्क। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। यहां तक समझ गए? एक दूसरा एब्जॉर्प्शन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, हाँ ओके, दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको भी नोट कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम व्हाइट लाइट और प्रिज्म के सामने कोई एलिमेंट रख दें, कोई सॉल्यूशन रख दें, कोई भी मटेरियल रख दें, और उसमें से होकर के व्हाइट लाइट गुजरे, तो वो अपने नेचर की लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो अगर मैं सोडियम सॉल्यूशन रख देता हूं तो ये कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा? व्हाइट लाइट में से येलो। तो येलो कलर एब्जॉर्ब हो गई, तो बाकी की जो 6 कलर बची वो आगे चली गई, यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई। प्रिज्म तो अलग अलग एंगल पर हर कलर को मोड़ देगा, मोड़े, हमको पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। जहां पर येलो कलर मिलती थी वो कैसा हो गया? डार्क। डार्क कैसा दिखेगा? डार्क लाइन दिखती है, पूरा डार्क स्ट्रिप नहीं दिखता। समझ आ रहा? ये तो पता है ना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कहां पे येलो कलर आती थी, पूरा बैंड आता था। तो जो येलो कलर का लोकेशन होता है वहां पे हमको पतली पतली क्या दिखती है? डार्क लाइन। मतलब येलो कलर वो खा गया, इसलिए तो येलो की जगह क्या दिखती है? डार्क लाइन दिखती है। ठीक, डार्क लाइन दिखेगी क्योंकि ये पूरा मर्ज रहता है ना। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि देखो यहां से यहां तक ग्रीन है, समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक ब्लू है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में सारे कलर एक दूसरे से क्या रहते हैं? मर्ज। तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कहां ग्रीन शुरू हुआ, कहां ग्रीन खत्म हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच। फिजिक्स में आएगा, आगे हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से क्लियर कट में आपको इसको समझाऊंगा। यहां से ग्रीन देखिए, ग्रीन धीरे 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 गाढ़ा हुआ, यहां तक गाढ़ा हुआ, उसके बाद ग्रीन पतला होने लगा, ग्रीन येलो बनने लग गया। यहीं से आपको येलो कलर दिखने लग जाएगा, बीच ग्रीन से। समझ रहे हैं? क्योंकि ये कैसा स्पेक्ट्रम होता है? ऐसे मर्ज वाला। तो जहां येलो कलर का लोकेशन होता है, लोकेशन तो पता है बैंडविड्थ कहां पे हमको येलो दिखता है, वहां पे डार्क लाइन दिखती है, ऐसे येलो की जगह डार्क लाइन। तो हम समझ जाते हैं वो कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब कर चुका है? येलो। बाकी तो पूरे स्पेक्ट्रम में दिख रहे हैं सातों कलर, 6 कलर। ठीक है ना। तो ये वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये नोट भी कर लीजिएगा। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू केमिकल सब्सटेंस, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू, दिस इज केमिकल सब्सटेंस, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब।
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट आपने रखा है। सोडियम रखोगे तो येलो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम रखोगे ब्लू एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसे ही और भी एलिमेंट्स हैं। ओके, डार्क लाइंस आर एट द सेम प्लेस, डार्क लाइंस उसी जगह पर दिखेगा जहां पर पहले आपको येलो कलर दिखता था। डार्क लाइंस आर एट द सेम प्लेस वेयर कलर्ड लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन इमिशन स्पेक्ट्रम, जहां पे कलर्ड लाइन आपको दिखती थी ना, जैसे ये मैंने यहाँ पे सोडियम रखा था, यहाँ से सिर्फ येलो कलर की लाइट आती थी, तो सोडियम की 2 लाइनें कहाँ दिखती थी, ये येलो कलर की लाइन। तो डार्क लाइन भी कहाँ दिखेगी, जहां पे वो दिखता है कलर, वहीं क्या हो जाएगा, जहां पे ये येलो कलर की पतली पतली लाइनें दिखती हैं, बस यही क्या हो जाएगा, काला, यही क्या हो जाएगा, काला। बाकी तो पूरा कंटिन्यूअस लाइट आ ही रहा है उसमें से, तो पूरा कलर आपको दिखेगा, सिर्फ इस जगह पर ये डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, बाकी पूरा कलर आपको दिखेगा। समझ आया? ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कितनी तरह के हो गए, 2, पहला इमिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है, तो आप उस खुद से नोट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये नोट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वहां से फिर हमारा बोहर्स मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो सेम यही रहेगा स्टोरी। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस रखेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तो हाइड्रोजन के जो एटम है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होंगे, गर्म होंगे तो लाइट निकालेंगे बाहर। जब हाइड्रोजन में से लाइट बाहर निकलेगी, उसको प्रिज्म में रखेंगे, डेविएट करवाएंगे, अलग अलग कलर का हमको क्या मिलेगा, पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। नॉर्मली लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब उसमें अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, जैसे बामर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बना, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअसली लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें से उन्होंने उस कलर की लाइट के बारे में हमको बताया जिसको हम आँख से देख सकते हैं, विजिबल लाइट, ठीक है, और उसका रीज़न भी बताया। बाकी के और साइंटिस्ट आए, हाइड्रोजन से हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, याद रखिएगा, समझ आया, हर तरह के, जो आँख से दिखे चाहे ना दिखे। बामर नाम के एक साइंटिस्ट ने विजिबल लाइट का पूरा कैलकुलेशन करके बताया, ठीक है जी, आया समझ। उसके अलावा और बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ही हमको दुनिया भर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बताए, जो आंख से नहीं दिखते, किसी दूसरे डिटेक्टर से डिटेक्ट होते हैं। जैसे लाइमन आए, उन्होंने बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेस के कौन कौन से लाइट की लाइन्स हमको दिखती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, कौन सी रेस की, अल्ट्रा वायलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। किसने बताया, लाइमन। तो उन्होंने जितनी सीरीज बताई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी यूवी रेस की हैं लाइनें, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइमन सीरीज। किसने बनाया, लाइमन ने। बामर ने विजिबल लाइट का बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक विजिबल लाइट का पूरा लाइन हमको दिखता है, 7 कलर, उसको बोलेंगे बामर सीरीज, ठीक है। इसी तरह से पाश्चन ने बताया, इसी तरह से ब्रैकेट ने बताया, इसी तरह से फंड ने बताया, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं ये। तो बाकी के जो जितने नाम मैंने आपको बताया, ब्रैकेट्स है और पाश्चन है, फंड्स हैं, इन्होंने लाइट जो हमको दिखती है उससे आगे रेंज वाली लाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, ठीक है। और वो इंफ्रारेड हैं या माइक्रोवेव्स, इसी तरह की लाइट्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। वो आंख से हमको नहीं दिखती, उसके लिए डिटेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बोहर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।